कि फिजिकली डिसेबल है, वो जिसकी वजह से वो कोई काम कर नहीं पा रहा। दशा किसकी चल रही है? सर उसकी मैंने देखी दशा, उसकी शनि अंतर शनि लगा। तो शनि शनि अंतर के शनि अंदर लगा शनि है, कोई। ठीक है। हाँ, कोई अंदाजन सर उसके कोई 5 या 6 महीने हुए थे शनि अंतर शनि लगे हुए। तो शनि उसका जन्म कुंडली में वक्री था। शनि ग्रह का पोजीशन बताइए कुंडली में। सर शनि एकादश भाव में चंद्रमा के साथ युति थे। ठीक है। और बाकी लगन में केतु है। ठीक है। छठे भाव में गुरु और बुध की, गुरु बुध है छठे भाव में। सप्तम भाव में सूर्य राहु। हम्म, अष्टम अष्टम भाव में शुक्र। हम्म, नवम भाव में मंगल। और एकादश भाव में शनि और चंद्रमा। तो सर ये मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। तो वो जातक कह रहा था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो जहां तक मैं समझा था कि शनि की युति है चंद्रमा से, तो चंद्रमा इस कुंडली का हुआ पारस पत्थर। तो शनि हुआ मार्केश और अष्टमेश। तो शनि तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही फल देना चाहिए, और साथ में वक्री भी है शनि सर जन्म कुंडली में। ठीक है। जी इसकी नवांश कुंडली आपने देखी? नहीं। सर, तो 5 कुंडली एक्चुअली सर इसकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं निकाल दूंगा। मैंने शायद स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मैं ऐसे जानता नहीं हूँ इसको, ये किसी और स्टेट का बंदा है। तो ऐसे कोई फेसबुक में प्रोडिक्शन चल रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मैंने देखा। अगर आप कहें तो मैं 2-3 मिनट में लेके मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ भी ढूंढ लूँ। ठीक है, ढूंढ मुझे दो लीजिएगा। मिनट मुझे ठीक है। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी मैं लेकिन जल्दी पहले निकाल दूँ। पहले इसे समझ लीजिए। ठीक है। जी पहले जी इसे समझ लीजिए। आपका प्रश्न है कि जी शनि के दशा के अंदर शनि की अंतर्दशा आई और शनि की अंतर्दशा इस जातक को बहुत परेशानी दे रही है, बहुत पीड़ा दे रही है। और हमारे जी रूल के अकॉर्डिंग चंद्रमा पारस पत्थर है, तो चंद्रमा और शनि एक साथ आने के कारण यह जी होना नहीं चाहिए। यह जो है वो अच्छे रिजल्ट ऑफर करने चाहिए। ठीक है, यही प्रश्न है आपका। जी 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 सर जी। डिग्रियां आपने देखी हैं ग्रहों की? डिग्री सर, शनि की डिग्री 6 डिग्री है। हाँ। चंद्रमा 9 डिग्री का है। क्लियर हो गया। सर क्लियर सर। एक्चुअली सर से कहूँ ना, थोड़ा डिग्रियों में मुझे अभी भी कंफ्यूजन रहती है कि डिग्री वाइज कैसे देखा जाए। कई बार तो मन तो करता पूछने का, पर फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ डिग्रियों में। अभी तक सर मैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि डिग्रियों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कि ये इस पे हावी रहेगा, वो उस पे हावी रहेगा। जैसे आपने किसकी डिग्री कितनी बताई? शनि की डिग्री कितनी है? शनि की डिग्री 6। 6 डिग्री है। चंद्रमा की डिग्री 9 है। 9 है। ठीक है। एक रूल है, लिखिए इसे। जी सर। जिस ग्रह की डिग्री कम होगी, जिस प्लेनेट की डिग्री कम होगी। दोहराइए नहीं, लिख लीजिए। जिस ग्रह की डिग्री कम होगी वह अपने से अधिक डिग्री वाले ग्रह को अपने गुणधर्म को देगा। पुनः, जिस ग्रह की डिग्री कम होगी वह अपने से अधिक डिग्री वाले ग्रह को अपने गुणधर्म देगा। शनि की डिग्री 6 है, चंद्रमा की डिग्री 9 है। शनि जी ने अपने गुणधर्म चंद्रमा को दे दिए। जी ठीक है। एक दूसरा, इसकी नवांश कुंडली देखिएगा आप। नवांश में आपको कुछ और चीजें मिल जाएंगी। जी सर। डिग्री का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सर, उसे देखने की आवश्यकता है। ऐसे एक ही पहलू को देखकर हम कभी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं किसी भी चीज का। चलिए।
आज की जो कक्षा है वो नवांश को लेकर हम लोग आज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नवांश को फिर वो ही सिर्फ हम लोग ने टच किया था, नवांश को भी हमने कुछ अच्छे से नहीं लिए थे। नवांश, आप लोगों को पता है नवांश जो है वो आपके कुंडली का भाग्य है। आपकी कुंडली कितनी अच्छी है, आपकी कुंडली कितनी बुरी है, आपकी कुंडली के ग्रह कितने अच्छे हैं। जैसे अभी जो विक्रम जी का प्रश्न था उसके अनुकूल शनि और चंद्रमा, तो नवांश में जाने के साथ ही यदि शनि और चंद्रमा चंद्रमा पीड़ित अवस्था में चला जाता है तो फिर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो दिखा रहा है, सिर्फ वो ऊपर दिखा रहा है हमें एक परत कि हाँ चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट शनि के साथ दे सकता है। लेकिन जैसे ही नवांश में हम जाएंगे तो नवांश में हम देखने को मिलेगा इससे ठीक विपरीत, कि चंद्रमा ही पीड़ित है तो वो क्या रिजल्ट दे। नवांश कुंडली का लग्न और चंद्र नवांश, लग्न अर्थात जो नवांश कुंडली का लग्न है वो लग्न, और चंद्र नवांश, चंद्र नवांश अर्थात चंद्रमा जहां बैठा है उसे लग्न बना दीजिए। ठीक है? जैसे तो नवमाश कुंडली में जहां बैठा चंद्रमा, हाँ, नववांश कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है उसे चंद्र नववांश उसे बना लगन। दीजिए। वो चंद्र नववांश बन जाएगा, लग्न बन जाएगा। और जो नववांश कुंडली है उसका जो लग्न है या लग्न पे जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है उससे आपको व्यक्ति के आकार का पता चल जाएगा। आकार अर्थात जो व्यक्ति है वो किस आकार का है, मोटा है, पतला है, लंबाई उसकी है या नहीं है, वो चीजें कौन बता देगा? लग्न बता देगा। नवांश का जो लग्न है वो इन चीजों को बता देगा। ठीक है? चंद्र नवांश उस व्यक्ति के रंग रूप को बता देगा, रंग और स्वरूप उसका क्या है उसे चंद्र नवांश क्लियर कर देगा। जैसे एक कुंडली आप लोगों को दिख रही होगी, ये नवांश कुंडली है। ये वर्ग नौ नवांश कुंडली बन गई। नवांश कुंडली का जो लग्न है, लग्न बता रहा है कि व्यक्ति का आकार क्या होगा। लग्न में बैठे ग्रह बताएंगे व्यक्ति का आकार क्या होगा। और जो चंद्र है, चंद्र कहाँ है, इसे हम लग्न बना लिए। अब ये चंद्र नववांश जो है वो बताएगा व्यक्ति का रूप रंग क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वरूप है, वो चंद्र कुंडली बताएगा। नवांश की चंद्र कुंडली। जैसे इस कुंडली के अंतर्गत यदि हम लग्न को देखें, लग्न में केतु बैठे हैं, लग्न पे और ग्रहों का प्रभाव, डिग्री कितनी बड़ी भूमिका निभाता है इसे देख लीजिए। केतु की डिग्री 22 है, राहु की डिग्री भी 22 है, शुक्र की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है लेकिन शुक्र की डिग्री 29 है। तो एक तरीके से हम यहाँ बोल देंगे कि शुक्र जो है वो निर्बल अवस्था में है, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? दूसरे तरीके से जब हम केतु और राहु को देखेंगे तो अभी 8 डिग्री के ही राहु केतु हैं, क्योंकि 30 से वो चलना प्रारंभ करते हैं। तो अभी राहु केतु कितने डिग्री के हैं? 8 ही डिग्री के हैं। और शुक्र 29 डिग्री के हैं। तो इस स्थिति में इस जातक के ऊपर प्रभाव जो होगा वो ज्यादा शुक्र का होगा, ना कि केतु का होगा और राहु का होगा। फिर इसकी राशि, राशि इसकी मीन है। मीन जो है वो स्त्री स्त्री स्वभाव को दर्शाता है, स्त्री के स्वरूप को दर्शाता है। ठीक है? एक, फिर मीन राशि जो है मध्यम
कद के शरीर को दर्शाता है, मध्यम कद के शरीर को यह दर्शाता है। सर तो कौन, एक रिपीट चीज है, करना। मीन मीन मीन। मीन जो है वो मध्यम कद के शरीर को दर्शाता है। तो इससे हमने यह जान लिया कि चलो मध्यम कद है, कद क्या है, मध्यम है और शुक्र का प्रभाव है। और लग्न जो है वो मीन है तो स्त्री है, स्त्री स्वभाव है, यहाँ स्त्री पुरुष नहीं, स्त्री स्वभाव है। जितने भी सम अर्थात जैसे 1 3 5 7 9 11, ये जो है वो राशियां जो है वो क्रूर स्वभाव की हैं और पुरुष जाति की हैं, पुरुष जाति की हैं और क्रूर स्वभाव की हैं। 2 4 6 8 10 12, ये सौम्य स्वभाव की हैं। ये जो राशियां हैं वो सौम्य स्वभाव की हैं और ये स्त्री जाति की हैं। इससे हम जातक के जेंडर को नहीं देख रहे हैं कि उसका जेंडर क्या है, उसके अंदर एक स्वभाव क्या है उसे हम देख रहे हैं। ठीक है। अब चंद्र, हमने उससे देख लिया आकार, इससे हम देखेंगे उसका जो स्वरूप है वो क्या है। चंद्र वहां बैठे हैं, वहां राशि कौन सी है, पांचवी राशि है, सिंह राशि है। यहाँ देखिए किन्हीं ग्रहों का प्रभाव जा रहा है, कोई ग्रह दृष्टि से देख रहे हैं उस भाव को, या फिर चंद्र नवांश से कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन या परस्पर दृष्टि संबंध ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसे कोई ग्रह नहीं है जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ना ही उस इस कुंडली से उनका लग्न से संबंध बन रहा है। तो पूर्णतः जो जातक का स्वरूप होगा वो सिंह राशि के अंतर्गत होगा, वह ताकतवर होगा, रूप आकर्षक होगा, जो शरीर का रंग होगा वो श्वेत के साथ साथ हल्का पीला होगा। ठीक है। तो ऐसे करके हम ऐसे सभी राशियों के क्या रंग होते हैं, क्या रूप होते हैं, उन सबको हम बताएंगे। अभी एक मोटा मोटी हम लोग पकड़ के इसे चल रहे हैं। तो इससे हमने समझा इस रूल से कि हम आकार, स्वरूप, रंग कैसे देखते हैं नवांश कुंडली से। ठीक है। अभी जो चीजें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल यही सारी चीजें हैं। ठीक है। अब इसके लग्न कुंडली को हम बना देते हैं। लग्न कुंडली में देखिए शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं। शनि जो है वो कृष्ण वर्ण है, काले हैं, राहु भी कृष्ण वर्ण है, केतु भी कृष्ण वर्ण है। तो इस जातक को हम लग्न देखकर क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि ये जो जातक है वो काले रंग का है। लेकिन जातक तो काला है नहीं, जातक तो श्वेत रंग का है। तो एक इसे कंसिडर हम नवांश से करेंगे। दूसरा, श्वेत क्यों है, वृषभ राशि जो है नवांश से जन्म कुंडली के दूसरे भाव जन्म कुंडली में जो लग्न है वो वृषभ है। तो वृषभ लग्न का जो रंग है वो श्वेत है, सफेद रंग है। तो मूलतः देखा जाए, मूल तक जड़ तक हम यदि जाते हैं तो हमें जन्म कुंडली के नवांश को देखकर और चीजें क्लियर होती हैं, और बहुत कुछ चीजें जो है वो क्लियर होती हैं, तो उससे हम जान पाते हैं। नवांश कुंडली और क्या क्या चीजें हमें बताती हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, नवांश कुंडली हमारे कुंडली का भाग्य होता है। वैसे ही नवांश कुंडली में जितने भी ग्रह अच्छी अवस्था में हैं, जैसे अच्छी अवस्था कहें तो 1 5 9 4 7 10, 1 4 7 10 5 9,
अर्थात केंद्र और त्रिकोण में स्वामी होकर इन्हीं भाव में बैठे हैं। केंद्र के स्वामी हो गए या त्रिकोण के स्वामी हो गए और इन्हीं भाव में भी वो खुद बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो कुंडली है वो भाग्यशाली है, या फिर कहें तो आपके जन्म कुंडली जो है वो भाग्यशाली है, क्योंकि वर्ग नववांश के अंतर्गत सारी चीजें जो है वो उचित मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं। तो उससे भी हम अपने जन्म कुंडली के भाग्य को देखते हैं, नववांश कुंडली से। एक प्रश्न नववांश कुंडली से हम लोग सभी का होता है, क्या होता है? जीवन साथी। जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी क्या होगा, कैसा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट विक्रम जी, मुझे आपके एक प्रश्न का उत्तर अभी आया है, मैं आपको बता दूं, मैं फिर खुद भूल जाऊंगा। जैसे दशा उस जातक की शनि की चल रही है, शनि कर्म है, ठीक है, शनि जो है वो कर्म है, और शनि कर्म होने के कारण उसके एकादश भाव में शनि बैठकर दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? तीसरी दृष्टि लग्न पे जा रही है, सातवीं दृष्टि पांचवें भाव पे जा रही है, और उसकी 10वीं दृष्टि जो है वो 8वें भाव पे जा रही है। तो आप खुद देख लीजिए, 8वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, और उसकी आठ दृष्टि भी 10वीं जो है वो 8वें भाव पे जा रही है। मैं निश्चित यह कह सकता हूं कि उस जातक के जो कर्म है वो निश्चित खराब हैं, जिस कारण से उसे ऐसी स्थिति मिली है। क्यों? क्योंकि कर्म जो होते हैं, जैसे संचित है, क्रियामान है, संचित कर्म है, क्रियामान है, फिर छठा भाव जो है वो प्रारब्ध है, इन तीन कर्मों को वो दर्शाता है। तो तीन कर्मों के अनुसार शनि हमें रिजल्ट देते हैं। वैसे ही शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो जा रही है 8वें भाव पे, तो इस जातक के कर्म ही डिपेंड कर रहे हैं इस जातक के पीड़ा को, इस जातक के आयु पे, इस जातक के कष्ट को। ये जिस दिन अपने कर्म को ठीक कर लेगा, उस दिन इस जातक की आयु, इस जातक की पीड़ा, इस जातक का कष्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है। और मेरा जो मानना है वो सदैव यही मानना है, जैसा गुरुदेव ने बताया और जैसा मैं मानकर चला हूँ जी, वो यही मैंने माना है और देखा भी है जीवन में मैंने, खासकर कि मैं बार बार आप लोगों से इसे दोहराता भी हूँ, आप लोगों के सामने बार बार मैं इसे कहता हूँ। क्या? कुंडली कभी भी ये नहीं कहती है कि आप ऐसे होंगे, आप वैसे कर्म करके अपनी गति वैसे कर लेते हैं। जैसे थोड़ा मैं कुंडली से हट रहा हूँ, रामायण की एक छोटी सी चौपाई है, ठीक है, उसमें भारद्वाज ऋषि बताते हैं रामचंद्र जी को कि आपको कहाँ रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप उस व्यक्ति के हृदय में बात कीजिए, आप उस व्यक्ति के साथ रहिए जो व्यक्ति, यदि वो कुछ अच्छा कर रहा है तो वो समझे कि ये भगवान का प्रभाव है, और यदि उसके हाथों कुछ बुरा हो गया, किसी का अहित हो गया, तो वो समझे कि ये मेरे निज कर्म है, मैंने गलती किया। ये भारद्वाज ऋषि 14 स्थान बताते हैं श्री रामचंद्र जी को रहने के, उसमें से एक स्थान है कि आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर बात कीजिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म जो है वो सदैव प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो दृष्ट करहि तासी फल चाखा। तो जो कर्म है वो सदैव प्रधान होता है। इसलिए हम लोग ज्योतिष को कर्म से जोड़ते हैं, ना कि हमारा ये मोटिव होता है कि भाई कुंडली में शनि वहां बैठ गया तो उसे काट खाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं।
यदि आपने कर्म को गलत किया है तो अच्छे ग्रह भी आपको बुरे परिणाम देने को तैयार रहते हैं, और वो देते हैं। बहुत सारी कुंडली प्रमाण है कि वो देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लोग बात कर रहे थे जातक के जीवन साथी के बारे में। तो जीवन साथी को, स्पाउस को हम लोग देखते हैं नववांश कुंडली से ही। तो जो नववांश कुंडली है, अर्थात नववांश कुंडली का जो नवांश शेष है, नवांश शेष कहें तो नववांश कुंडली का जो लग्नेश, नववांश कुंडली का जो लग्नेश है, ठीक है, वो यदि अच्छी स्थिति में हो या सौम्य राशि में हो तो जातक का जो जीवन साथी है वो अच्छा होता है। अच्छा होता है अर्थात अच्छी स्थिति में होता है, अच्छा होता है, व्यावहारिक रूप से वो अच्छा व्यक्ति होता है। यदि नवांशेष पीड़ित हो या क्रूर राशि में चला गया हो तो जातक का जो जीवन साथी है वो भी वैसा ही होता है। जैसे इस कुंडली में लग्नेश, लग्नेश गुरु हैं। गुरु कहाँ है? एकादश भाव में गए हैं। एकादश भाव में कौन सी राशि है? 10वीं राशि है। 10वीं राशि क्या है? सौम्य है। तो जो इस जातक का जो जीवन साथी होगा वो सौम्य होगा, उदार होगा। और साथ ही गुरु पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है यह भी देखना आवश्यक है, या फिर गुरु किन्हीं ग्रहों से राशि परिवर्तन या किसी प्रकार गुरु का संबंध किन्हीं और ग्रहों से हो रहा है या नहीं हो रहा है नववांश कुंडली में। तो देखिए नववांश कुंडली में किससे संपर्क हो रहा है। नववांश कुंडली में संपर्क मंगल से हो रहा है। मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। मंगल क्या है? इस कुंडली के अंतर्गत मंगल क्या है वो बताइए आप लोग। मंगल नेचुरली मैलेफिक हैं या इस कुंडली में कार्यात्मक शुभ हैं वो बताइए, तो आगे बढ़े फिर हम। कार्यात्मक शुभ है, क्योंकि ये 9th हाउस के कार्यात्मक, लोड हो गए ना। कार्यात्मक शुभ है। तो इस स्थिति में इस जातक का जो स्पाउस है, जो जीवन साथी है, वो अच्छा होगा, सौम्य होगा, लेकिन थोड़ा गुस्सैल भी होगा। क्यों? क्योंकि मंगल कार्यात्मक तो शुभ है, परंतु मंगल अपने नैसर्गिक गुण को कभी नहीं छोड़ सकता है। या शनि हो, जो शनि कर्म है ना, तो शनि अपने नैसर्गिक गुण को नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे ही मंगल अपने नैसर्गिक गुण को कभी नहीं छोड़ सकता है। तो अपने गुण को वो देगा। तो ये थोड़ा गुस्सैल भी जातक, जो सौम्य होगा लेकिन थोड़ा गुस्सैल भी होगा। तो इससे चीजें हमें क्लियर हो गई कि जातक का जो स्पाउस है वो कैसा होगा, जीवन साथी है वो कैसा होगा। ऐसे हम जीवन साथी को देखते हैं। राशि की बहुत बड़ी भूमिका होती है जीवन में, इसे सदैव याद रखिएगा। राशि सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके ग्रहों को कि आपके इस भाव का वो स्वामी है, बिल्कुल नहीं है। राशि इस हद तक काम करते हैं कुंडली में कि वो आपके मृत्यु के प्रेडिक्शन को भी सिर्फ राशि ही बता सकता है। आपकी मृत्यु कब होगी वो भी सिर्फ राशि ही आपको क्लियर कर देगा। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सवा दो नक्षत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए इसकी। ठीक है, एक कुंडली बनाइए आप लोग, नववांश कुंडली बनाइए।
वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए, नवांश कुंडली है। कुंडली बन गई। मंगल और बुध तीसरे भाव में, मंगल बुध तीसरे भाव में, राहु छठे भाव में, चंद्र गुरु और शनि सातवें भाव में, चंद्र गुरु और शनि सातवें भाव में, सूर्य नौवें भाव में, शुक्र एकादश भाव में, केतु द्वादश भाव में। ठीक है, कुंडली राहु तैयार हो गई। सातवें में नहीं, राहु हाँ, राहु, सातवें में बताया, राहु छठे में है। छठे में, ठीक है। यदि केतु द्वादश में है तो राहु तो छठे में ही होगा। यस कुंडली, यस। हाँ, कुंडली तैयार हो गई। हाँ जी। अब इस कुंडली में देखिए इसका स्पाउस कैसा होगा, स्पाउस कैसा होगा अर्थात जीवन साथी जो है इसका वो कैसा होगा। ध्यान रहे जो कुंडली मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी वो कुंडली इस जातक के पत्नी की कुंडली थी। ठीक है, तो इस कुंडली में देखिए लग्नेश कहाँ, नवांश शेष कहाँ है, अर्थात जो नवांश कुंडली है उसका लग्नेश कहाँ है। थर्ड हाउस में, 10वीं राशि में है। 10वीं राशि में। 10वीं राशि सौम में है। 10वीं राशि जो है वो सौम्य हम्म, राशि है। हाँ जी हाँ स्त्री जी। हाँ, सौम्य राशि है। इसके साथ बैठे हुए बुध हैं। बुध देखिए क्या है, बुध कैसे हैं बताइए। बुध भी सौम्य हो गए, 6 लगन, नहीं, 6 राशि। बुध, बुध त्रिसराय हो रहे हैं, 3 और 6 के 100, 3 और 6 के मालिक हो रहे बुध हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो बुध क्या हो, बुध क्या है यहाँ पे, एक कष्ट क्रिएट करेंगे। कष्ट कहाँ से देंगे, इस जातक के इस जातक के जो जीवन साथी है उसके डिजायर बहुत ज्यादा होंगे, उसके जो है वो इच्छाएं उसकी बहुत ज्यादा होंगी, उसके कारण इस जातक की पत्नी को कष्ट मिलेगा। ठीक है, परंतु अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, देख कह रहे हैं कि ये जीवन व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो कैसा रहेगा। तो यह हमने देखा कि मंगल अच्छी स्थिति में है परंतु वो बुध से पीड़ित है। तो अच्छा नहीं लेकिन ठीक है, ठीक ठाक रहेगा, कोई विशेष समस्या नहीं है। यदि बुध के स्थान पे कोई और ग्रह होता तो वो ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहा होता। दूसरा, मंगल के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल के ऊपर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। जैसे मैंने पहले कभी बताया हो या नहीं बताया हो, गुरु को सदैव गंगा जल कहा जाता है। गुरु जो है वो सदैव गंगा जल है। गंगा जल कहने का तात्पर्य हमारा यह है, गुरु की 5वीं दृष्टि जहां जाती है उस जातक के पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है उसके प्रभाव से उस जातक की उस स्थान की स्थिति खराब होने के बाद भी ठीक हो जाती है। क्यों, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि उस स्थान पे पड़ रही है। ठीक है, तो मंगल के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और 5वीं दृष्टि जो होती है वो
पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को दर्शाता है, गुरु की पांचवी दृष्टि। तो यह बता रहा है कि इस जातक का जो स्पाउच है वो अच्छा तो नहीं है, परंतु गुरु की जो पांचवी दृष्टि पड़ी है वो इसके जीवन में आने के बाद उसे अच्छा बनाकर अच्छी व्यवस्था में लेकर जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म हैं वो इसके वैवाहिक जीवन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए गुरु की जो दृष्टि है ना, पांचवी और नौवीं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। शायद आप लोग उस क्लास में होंगे या नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले हमने गुरु, शनि, इन सब की दृष्टियों पे चर्चा की थी। तो उसमें और डिटेल से बताया गया है कि गुरु की, शनि की पांचवी दृष्टि, गुरु की पांचवी नौवीं दृष्टि, शनि की तीसरी, सातवीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि, मंगल की चौथी, चौथी और 8वीं दृष्टि, ये विशेष क्यों है और विशेष इनका क्या कारण होता है। तो ऐसे हम नवांश शेष से, या फिर जो नवांश का जो लग्न है, लग्नेश है, उससे हम जातक के जीवन साथी को देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक रूल और हमारे सामने आता है। वो रूल कहता क्या है, नवांशेष, ये जो दो तीन रूल अभी और आपके पास आएंगे वो आपको उसके विवाह उसका कब होगा यह प्रेडिक्ट करने में आपको सहायता करेगा, या विवाह होगा या नहीं होगा यह भी प्रेडिक्ट करने में आपको यह सहायता करेगा। क्योंकि दशा से जब हम देख रहे होते हैं तो दशा में तो हम देखते हैं तो अंतरदशा तो 2-3 बार गुजरती है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है, अच्छे से आपको यह देख लेने की आवश्यकता रहती है उसमें कि क्या वह ग्रह जिसकी दशा हमारे जीवन में आ रही है, जैसे इस जन्म कुंडली से यदि हम देखें तो ये जातक का जो विवाह है वो 18 फरवरी 2022 को हुआ है। ठीक है, अब 18 फरवरी 2022 को शनि के अंदर चंद्रमा चल रहे थे, तो चंद्रमा के अंतर में ही जातक का विवाह संपन्न हुआ। चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु दूसरे भाव जो परिवार को दर्शा रहा है, पांचवा भाव जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शा रहा है, और पांचवा भाव को हम पारस पत्थर मानते हैं, जिसके कारण विवाह संपन्न हुआ। तो वैसे ही आपको देख लेने की यह आवश्यकता है कि जिस ग्रह की भी दशा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ इस दशा में इस जातक का विवाह होगा, या इस दशा में इस जातक का कोई भी प्रोफेशन हो या कुछ भी हो, तो हमें निश्चित करने की आवश्यकता है कि वो जो ग्रह है जिसे हम एम कर रहे हैं, जिसे प्रेडिक्शन के लिए हम ले रहे हैं, वो ग्रह बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तभी उसे हम लेंगे। यदि आप शनि को कहते हैं कि शनि भी इसमें साथ में बैठा है, तो शनि जो है वो मूल त्रिकोण, शनि की राशि जो है वो चौथे भाव में जा रही है। ठीक है, तो केंद्र के भी स्वामी शनि है और त्रिसठाय भी है, लेकिन केंद्र में मूल त्रिकोण राशि जा रही है, इससे इनका जो ज्यादा प्रभाव है वो केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव होगा। नवांश कुंडली का जो लग्नेश है, या फिर हम एक शॉर्ट में नवांशेष, नवांशेष से समझ लीजिएगा। जो नवांशेष है यदि केंद्र में बैठ जाता है, केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 में बैठ जाता है, तो जातक का जो विवाह है वो समय के अनुसार होता है। ठीक है, समय के अनुसार होता है। इस जातक का विवाह केंद्र में जाता है तो समय के अनुसार होता है। दूसरा, यदि वो त्रिकोण में जाता है तो यह भी समय के अनुसार ही होता है, थोड़ा विलंब, 1 आध साल का विलंब, लेकिन समय के अनुसार, समय अनुसार। जैसे पहले के जमाने में विवाह जो है वो
16-17 साल में हो जाता था, 18 साल में हो जाता था, 15 साल में हो जाता था। तो उस वक्त तो वही समय था विवाह का। आज जो समय है वो 22 साल से 26, 27, 25, 26 तक का समय है। उसमें समय अनुसार विवाह करते हैं लोग। 30 तक जाते हैं लोग कि तो चलो थोड़ा विलंब है। 35 से 40 जो है वो ज्यादा विलंब हो जाता है। तो ऐसे ही से आपको समय अर्थात तो देश काल को लेके आपको ऐसे चलना है। क्योंकि जब आप पुस्तक को पढ़ोगे, किसी भी ज्योतिष के पुस्तक को, तो उसमें वाहन, घोड़े, हाथी, रथ लिखे आपको मिलेंगे। तो उसे इस जमाने के अनुसार हमें लेके चलना है। यदि त्रिकोण में नवांशेष हैं, नवांशेष जो है वो यदि त्रिकोण में गए हैं, तो जातक का जो विवाह है वो थोड़ा विलंब होता है। ठीक है, थोड़ा विलंब से जातक का विवाह होता है। यदि दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में नवांशेष गया हो और वह पीड़ित अवस्था में, और वह पीड़ित अवस्था में 2, 3, 6, 11 भाव में नवांश शेष गया हो, तो नवांश कुंडली का जो लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड है, वो 2, 3, 6, 11 भाव में गया हो और पीड़ित अवस्था में हो, तो यह जातक का विवाह बहुत विलंब से होता है। ऐसे जातक का विवाह बहुत ही विलंब से होता है। यदि 8वां और 12वां, 8 और 12 भाव में नवांशेष गया है, वो अत्याधिक पीड़ित है। अत्याधिक अर्थात 2, 3 ग्रहों से वो पीड़ित है। तो जातक के विवाह में समस्या आती है, या हम कहें तो विवाह, जातक का विवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, इन चारों रूल पे एक थंब रूल लिया है, उसे लगा लीजिए। यदि नवांशेष लग्न में जाए या त्रिकोण में जाए, यदि वो पीड़ित अवस्था में है तो भी विवाह में वो समस्या क्रिएट करेगा, विवाह नहीं होने देगा, अर्थात तो विवाह विलंब कराएगा। जैसे अब केंद्र में बैठ गया और शनि के साथ बैठ गया, शनि त्रिशराय है, शनि विलय के कारक है, गुरु की दृष्टि या गुरु नहीं है वहां बैठे हुए, किसी प्रकार गुरु वहां संबंध नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा? तो केंद्र में बैठा हुआ ग्रह भी विवाह समय अनुसार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो शनि से पीड़ित अवस्था में रहेगा। ये जो 4 रूल आपके सामने हैं, इन 4 रूल को कुछ कुंडलियों पे लगाना है, लगाकर देखना है कि क्या यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे रूल हैं, पहले जो 4 रूल हैं इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक कुंडली बनाइए। वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए।
सब लग्न की कुंडली बनाइए। गुरु और केतु थर्ड हाउस, गुरु और केतु थर्ड हाउस, सूर्य और चंद्रमा छठे भाव में, सूर्य और चंद्रमा छठे भाव में, बुध, मंगल, शुक्र और शनि, बुध, मंगल, शुक्र और शनि सातवें भाव में, बुध, मंगल, शुक्र और शनि सातवें भाव में, राहु नौवें भाव में। ठीक है। इस जातक का विवाह देखिए, शुक्र नवांशेष है, नवांश का लग्नेश है शुक्र, बैठा किसके साथ है वो, बुध के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। बुध इस कुंडली में पांचवें भाव के लॉर्ड हैं, दूसरे भाव के लॉर्ड हैं। मंगल सातवें के लॉर्ड हैं और 12वें के लॉर्ड हैं। शुक्र जो स्वयं लग्नेश तो है परंतु वो तीसराए भी नहीं। शनि 9वें और 10वें के लॉर्ड हैं। ठीक है। अब शुक्र जो है वो लग्नेश होकर केंद्र में बैठे हैं, तो जो हमारा प्रेडिक्स जो हमारे रूल हैं वो यह कह रहे हैं कि इस जातक का विवाह समय के अनुसार हो जाना चाहिए। ठीक है। परंतु साथ में यदि इस कुंडली को आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इस कुंडली में लव मैरिज के योग भी आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि बुध और मंगल, शुक्र जो लग्न का स्वामी है, जो पांचवें भाव का स्वामी है, जो सातवें भाव का स्वामी है, सब एक साथ बैठा है और नौ भाव का स्वामी एक साथ बैठा है, तो एक लव मैरिज को क्रिएट कर रहा है। इस जातक का जो विवाह है वो भी लव मैरिज हुआ है और इस जातक का विवाह 27वें वर्ष में हुआ। इस जातक का विवाह 27वें वर्ष में हुआ है। समय अनुसार तो 20 से पहले 25-26 तक हो जाना चाहिए, 27 क्यों गया, क्योंकि इन चार ग्रहों के साथ वो बैठा है। ठीक है। तो ऐसे सभी रूल को लगाकर चेक करेंगे 2-4-10 कुंडली पे आप लोग, और पहले लगा लीजिए, उसके बाद फिर इन चार रूल पे अगली कक्षा में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि क्या ये रूल जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोग लगाकर हमें बताएंगे। नवांश जो लग्न का स्वामी होता है वो यदि 8वें भाव में चला जाए, नवांश के लग्न का स्वामी, नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी 8वें भाव में यदि चला जाता है तो यह जातक के जीवन साथी को कष्ट देता है। अब जो हम लोग लग्न कुंडली पे लगाते हैं रूल, इसे यहाँ लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लग्नेश जहां जाएगा, लगने से भी छठे में जाएगा, रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु देगा। किसे देगा? स्पाउस को देगा। वैसे ही लग्नेश 8वें में गया तो किसे तकलीफ देगा? स्पाउस को देगा। किस प्रकार देगा? कष्ट देगा, पीड़ा देगा। लेकिन इसमें भी ध्यान करने की आवश्यकता है। क्या ध्यान करने की आवश्यकता है? यह देगा कब? जब उस ग्रह की दशा चल रही होगी, महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो यह कष्ट देगा। लेकिन
यदि जो इस जातक का स्पाउस है वो लाइफ इंश्योरेंस, LIC, अकाउंटेंट, मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेद, ज्योतिष, रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब कार्यों से जुड़ा है, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ उसने क्या किया, अपने कर्मों से उसने इस भाव को यूटिलाइज कर लिया, जिससे उस जातक को कोई समस्या नहीं आई जीवन में। तो इन सब को देखकर, इसलिए जब भी कुंडली देखें तो जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हैं प्रैक्टिस में यदि आप लोग हैं तो सबसे पहले उस जातक के बारे में अच्छे से उससे खुद पूछ लीजिए, खुद एस्ट्रोलॉजर मत बनिए, क्योंकि आपके ज्योतिषाचार्य या आपके ज्योतिष के ज्ञाता बनने से उसके जीवन को कुछ ये नहीं होने वाला है। आप उसके प्रॉब्लम को यदि समझ जाते हैं तो आप उसी भांति से उस कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं उसके अनुसार आप उन्हें डिसीजन दे सकते हैं, उसके अनुसार आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यह मान कर चलना है हमें कि हमें लोगों के दुख दर्द को, उनके कष्टों को हमें ठीक करना है, हमें उनकी सेवा करनी है। नवांशेष यदि नवांश कुंडली में यह रूल जो है वो मंगल, सूर्य और राहु के साथ है, मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है और राहु के साथ है। नवांशेष यदि नवांश कुंडली में मंगल, सूर्य और राहु के साथ, मंगल, सूर्य और राहु के साथ पीड़ित अवस्था में हो तो जातक के स्पाउस की मृत्यु किसी रोग या किसी विपत्ति के कारण होती है। विपत्ति बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मंगल सूर्य यहाँ है तो एक प्रकार का आग भी यहाँ आ रहा है, आगजनी भी है। तो मंगल, सूर्य और राहु से जब जातक के नवांशेष का संपर्क हो तो जातक के स्पाउस की मृत्यु किसी रोग या विपत्ति के कारण होती है। तो इसमें हमें ये नहीं लेना है कि हमसे पहले वो चला जाएगा, उससे पहले हम चले जाएंगे, इसे छोड़ दीजिए। जब दशा आएगी तब होगा, और दशा भी क्या, जो त्रिशदाय ये सब जो चीजें बताई गई हैं आप लोगों को उसके अंतर्गत होगी तब होगा। अभी तो ग्रहों को भी हम लोग पढ़ना प्रारंभ नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग हाउस को ही लेके चले हैं। अब वो ग्रहों की युति पे आगे बढ़ेंगे, एक दो चार्ट और क्लियर हो जाए, नवांश के बाद दशमांश क्लियर हो जाए, द्वादशांश क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग उधर बढ़ेंगे। तो उसमें हमें देखने को मिलेगा, जैसे लग्नेश, नवांश का जो लग्नेश है उसके साथ यदि चंद्रमा चला जाए तो क्या होगा, चंद्रमा चंचल है, उसका जो स्पर्श होगा वो चंचल होगा। यदि सूर्य चला जाए उसका जो स्पर्श होगा वो ईगोइस्टिक होगा, ईगो वाला होगा। यदि मंगल चला जाए तो बात बात में, जैसे एक कैरेक्टर रामायण में है लक्ष्मण का, लक्ष्मण बात बात में धनुष के ऊपर बांध चढ़ाकर तैयार रहते हैं, उसे मार दूंगा, उसे मार दूंगा। तो ऐसी स्थिति आपके स्पाउस की हो जाएगी। यदि नवांशेष के साथ शुक्र है तो शुक्र क्या दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है, कामुकता को दिखाता है। तो सुंदर होगा आपका स्पाउस। यदि चंद्रमा ज्यादा प्रभावी आपके लग्नेश के ऊपर है, जैसे
चंद्रमा की डिग्री 9 है और लग्नेश की डिग्री 10 है, तो जो आपका स्पाउट होगा वो ऐसा होगा ना, इतना मीठा बोलेगा आपसे, इतना मीठा मितभाषी, इतना मीठा बोलने वाला होगा कि समझ जाइए कि भाई जब ज्यादा मीठा बोल रहा है तो इसकी कुछ डिजायर, इसकी कुछ इच्छाएं हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है, कामातुर है, इच्छा को ही वो दर्शाता है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी दिखा रहा है। तो ऐसे हम लोग नवांश शेष से उस जातक के स्पाउस की बहुत सारी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। बुध है तो कैसे निकालेंगे, चंद्रमा है तो कैसे निकालेंगे, शनि है तो शनि आलस्य का कारक है, शनि डिसिप्लिन का कारक है, तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। जब ग्रहों पे आए तो इसे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नवमांश कुंडली से ओवरऑल हम जातक के स्पाउस की पूरी व्याख्या निकाल लेते हैं। और ऐसे नवमांश कुंडली से पंचम भाव से हम संतान को भी देखते हैं। नवमांश कुंडली के पंचम भाव से हम संतान को भी देखते हैं, अर्थात पंचम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उससे संतान को भी देखा जाता है। विशेष यह ध्यान रहे कि नववांश कुंडली सिर्फ जीवन साथी के लिए नहीं है, सिर्फ स्पाउस के लिए नहीं है। नववांश कुंडली ओवरऑल आपके पूरे जन्म कुंडली है। जैसे आपका लग्न है कुंडली है, वैसे ही आपका नववांश कुंडली है। नववांश कुंडली से भी आप वैसे ही प्रेडिक्शन करोगे जैसे आप लग्न कुंडली से करते हो। और बहुत सारे चार्ट है, उसके फिर चलेंगे। आज की कक्षा को लेकर यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। अ, तो ये जो नवांश कुंडली आपने बताया था, जैसे कि जो समग्रह और विषम ग्रह है। हेलो हाँ बताइए, सुन रहे हैं। सर, विषम ग्रह को बताया था आपने कि जो पुरुष स्वभाव हो गया ना। विषम ग्रह जैसे हाँ, विषम, ये 1 3 5 7 8 7 9 11, ये जो विषम है वो पुरुष है और क्रूर है। इनका क्रूर। स्वभाव जो है वो क्रूर है, हाँ पिता के जैसा समान स्वभाव है इनका, क्रूर है। और जो समग्रह है, समग्रह जैसे 2 4 6 8 10 12, ये जो है वो इनका स्वभाव सौम्य ग्रह के जैसे बुध है, चंद्रमा है, वैसे ही इनका स्वभाव है। बहुत सी कुंडली में आपने देखा होगा कि लग्न में चंद्रमा बैठा है, व्यक्ति तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेष लग्न की कुंडली है, आप देख रहे हैं कि बहुत उदार होगा, भावुक होगा, लेकिन उसके अंदर जो गुण होंगे वो भावुकता के साथ साथ वो जो है वो मतलबी भी होगा। हम्म। और कहें तो वह जो जातक है वो एक प्रकार से चालाक होगा, भेड़िए के समान होगा। अब चंद्रमा के भी गुण हम्म। उसके पास है और मेष के भी गुण उसके पास है, दोनों हैं। तो आप तो उसे उदार समझ रहे हो, लेकिन वो कुछ और निकल रहा है। तो वैसे ये तो दोनों सर को रिलेट नवांश, लेकर, हाँ जो नवांश कुंडली का लग्न होगा उसी के हिसाब से होगा ना, उसको उसके लग्न से तो कोई मतलब है नहीं उसमें। हाँ, नववांश कुंडली से अभी हम नववांश पे ही बात कर रहे हैं, तो नववांश पे ही बात करेंगे। लग्न पे अभी कोई चर्चा नहीं है, अभी लग्न लग्न पे बात करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। फिर जी नववांश सर। है, फिर नववांश में रखते हैं। और कुछ और किसी का कोई प्रश्न है, बताइए। अ, जी सर, सर हाँ अभी बताइए आपने सर। एक सर आपने एक D9 की एग्जांपल बताई थी अभी, उसमें आपने बताया था कि इस जातक का प्रेम विवाह हुआ है, तो इसमें हाँ योग बने हुए थे प्रेम विवाह के। सर मेरा प्रश्न ये था कि D1 और D9, क्या इन दोनों में प्रेम विवाह का योग बना हो तो फिर ही होता है, या एक में बना हो, मतलब D1 में बना हो, D9 में ना बना हो, या D9 में बना हो या D1 में ना बना हो योग प्रेम विवाह का? इसका थोड़ा सा बता दीजिए सर, क्या होगा नहीं होगा प्रेम विवाह? आपका प्रश्न है प्रेम विवाह या किसी भी योग को लेकर कि D1 में हो और D9 में नहीं हो, या D9 में हो D1 में नहीं हो, नहीं तो नहीं सर, सबसे एक्चुअली पहले ये था कि नहीं,
प्रेम विवाह आपने एक बताया, अभी आपने एक कुंडली लगाई थी, D9 की जो लगाई थी, इसमें आपने कहा था कि इस जातक का लव मैरिज हुई है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर मान लीजिए तो किसी का D1 में प्रेम विवाह का योग नहीं दिख रहा हो, बट D9 में दिख रहा हो, तो क्या इस तरीके से हो सकता है उसका विवाह, मतलब कि प्रेम विवाह के लिए दोनों D1 D9 दोनों में मतलब कि प्रेम विवाह के योग बने होने चाहिए? जी नहीं, D9 में आवश्यक है। D9 आपके जीवन साथी का है, तो D9 आवश्यक है, ना कि D1 आवश्यक है। ठीक है सर। प्रेम विवाह के लिए D9 आवश्यक है। और प्रवीण हाँ लता जी बताइए क्या प्रश्न है? हाँ जी सर। सर अभी आपने बताया था कि D9 में जो लग्नेश है, अगर वो 2 3 11 में चल जाए और पीड़ित अवस्था में हो तो विवाह में प्रॉब्लम्स आती हैं। 2 3 6 11। 2 2 3 6 11, ठीक है। अगर ये पीड़ित में ना हो तो तो विवाह में ज्यादा समस्या नहीं आएगी, विवाह समय से थोड़ा विलंब होगा, लेकिन जैसे 25 26 तक विवाह हो जाना चाहिए, तो 1 2 साल विलंब होगा, विवाह हो जाएगा, उसमें फिर समस्या नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दिया करिए। ठीक है।